एक लास्ट बार बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनो, वो याद करके पूरा भागूंगा एक बार में। मैं बोला मुंगेली पर काम करना है, तो मुंगेली का मैप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपका मुंगेली है, ओके डियर? मुंगेली में सबसे पहले बेस बनाएंगे कवर्धा का पंडरिया। इस पंडरिया से सड़क निकालेंगे NH130A। क्या बोला? NH130A। ये आपको लेकर जाएगा सेमरसाल। कहाँ लेकर जाएगा? सेमरसाल। सेमरसाल से कंटिन्यू करेंगे तो पाएंगे मुंगेली को। किसको पाएंगे? मुंगेली को। अब मुंगेली से सीधा कंटिन्यू किया मतलब बिलासपुर जिला शुरू। ये है तखतपुर। क्या है? तखतपुर। अभी नहीं जाएंगे, रुकेंगे। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है डियर? ठीक। ये हमारा 130A नंबर की सड़क है ना, जिसको हम लोग तखतपुर से कंटिन्यू किए थे। मैं बताया था मुंगेली से 130A आ रहा है तखतपुर, तखतपुर से आपका कानन पिंडारी, फिर सकरी, सकरी से उसलापुर होते हुए बिलासपुर। याद आ रहा है? ये 130A नंबर की सड़क। इधर आपको पकड़ना है, ये आपका बिलासपुर का कोटा है। क्या है? कोटा। कोटा से सीधा कंटिन्यू किए तो पाए हो लोरमी को। किसको बोल रहा हूं? लोरमी। लोरमी से सीधा मुंगेली को जोड़ेंगे तो पाएंगे लालपुर थाना। क्या बोल रहा हूं? लालपुर थाना। लालपुर थाना मुंगेली होते हुए सीधा हम पहुंच जाएंगे आपका बेमेतरा। कहां पहुंच जाएंगे? बेमेतरा। ये बेमेतरा है, जबकि ये मुंगेली है डियर। क्या है? मुंगेली। इसी मुंगेली से एक रोड निकालेंगे जो हमको लेकर जाएगा खमरिया। कहां लेकर जाएगा? खमरिया। खमरिया से भागेंगे तो पकड़ेंगे पथरिया को। किसको पकड़ेंगे? पथरिया। पथरिया से जाएंगे तो पाएंगे सेत गंगा। क्या है? सेत गंगा। क्लियर? सेत गंगा है। ओके डियर? ये आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार का सिमगा। क्या बोला? सिमगा। ये बलौदा बाजार के सिमगा से 130 नंबर की सड़क सेत गंगा होते हुए हमको बिल्हा ताला गांव लेकर जाएगा। ओके? याद आ रहा है? तो यहां इंटर करना है। अब ध्यान से देखते जाएंगे। पहले बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा हूं। ये आपका कवर्धा है। क्या है? कवर्धा, कबीरधाम। जबकि इसके ऊपर में मैं बताया हूं मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये आपका गोरेला, पिंडरा, मरवाही। क्या बोल रहा हूं? गोरेला। ये मैं आपको बोला हूं बिलासपुर है। क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर है, जबकि यह है बलौदा बाजार। क्या बोला? बलौदा बाजार। ये बलौदा बाजार, ये बेमेतरा। ओके? बन गया बाउंड्री? ठीक, देखते जाओ। अब हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक भी पलक झपकाए खेल खत्म। यह है तहसील लोरमी। कौन सा तहसील है? लोरमी। लोरमी तहसील में यह है पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या बोला? पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार, तहसील लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार। पर्वत का नाम है सिहावल सागर। सिहावल सागर। सिहावल सागर पर्वत से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोरमी तहसील, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत से नदी निकालोगे मनियारी। कौन सी नदी? मनियारी नदी को याद रखना, बिलासपुर और मनियारी को याद रखना, बिलासपुर और मुंगेली की सीमा बनाते हुए आगे ले जाएंगे। ओके? याद हुआ?
फिर से बोलो, तहसील लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत। तहसील लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम है? मनियारी। मनियारी बिलासपुर और मुंगेली की सीमा का निर्धारण करती है। मनियारी नदी की लंबाई 134 किलोमीटर। कितना बोल रहा हूं? 134। मनियारी नदी को लेकर जाएंगे, गांव है खुड़िया। कौन सा है? खुड़िया। खुड़िया गांव में मनियारी नदी पर खुड़िया सिंचाई परियोजना, खुड़िया सिंचाई परियोजना। ओके, इधर से नदी आ रही है आगर। कौन सी नदी? और इधर से नदी जा रही है टेसुआ। कौन सी नदी? टेसुआ। क्लियर? क्लियर? एक नदी वो बोला आगर। क्या बोल रहा हूं? आगर। आगर नदी ये मनियारी की सहायक नदी है। एक नदी में बोला टेसुआ। क्या बोला? टेसुआ। ये श्वेत गंगा, जबकि ये क्या है? सरगांव। क्या है? सरगांव। ये श्वेत गंगा, ये क्या बोला मैं? सरगांव। क्लियर हो रहा है? सरगांव को याद रखना। टेसुआ नदी का नाम है, आगर नदी का नाम है, दोनों मनियारी की सहायक नदी। मनियारी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आगर और टेसुआ। मनियारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना बेटा, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है? मनियारी। और मनियारी नदी किसके किसके आपका सीमा का निर्धारण? तो बिलासपुर और मुंगेली के सीमा का निर्धारण कौन करती है? ओके इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से। ओके डियर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी साइड से नदी को लाना है शिवनाथ। कौन सी नदी है? दिख रहा है? ये शिवनाथ नदी है ना। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी से नदी निकालेंगे शिवनाथ। मैं बोला शिवनाथ, मनियारी शिवनाथ की सहायक नदी। शिवनाथ को आगे ले गए थे, ताला गांव के पास मनियारी और शिवनाथ को मिलाए थे। याद करो, याद आ रहा है ना? ये नदी है शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी है। ये आपको याद रखना है डियर, ये पूरा बेल्ट ऐसा मध्य प्रदेश, पूरा मुंगेली, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही दिख रहा है आपको? ये ऐसा ये याद रखना बेटा, अचानक मार के साथ अमरकंटक दोनों बोल रहा हूं। अचानक मार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, अचानक मार आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सबको समझाऊंगा। पहले मैप को देखो। यहां तक कहानी क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? देखते जाइए। मुंगेली जिले पर काम करना है तो मैं बताया मुंगेली जिले का गठन, पहला पॉइंट इसका गठन, मुंगेली जिले का गठन। मुंगेली जिले का गठन 2012 में बिलासपुर से अलग होकर, बिलासपुर मातृ जिला क्या है, मदर डिस्ट्रिक्ट क्या है, बिलासपुर। बिलासपुर से अलग करके मुंगेली जिले का गठन है। मनियारी नदी, मनियारी नदी, मनियारी नदी याद रखना बिलासपुर और मुंगेली के सीमा का निर्धारण करती है। मुंगेली और बिलासपुर को सेपरेट कौन सी नदी करती है? मनियारी। मनियारी नदी का उद्गम, ओरिजिन, मनियारी का उद्गम याद रखना पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत,
सिहावल सागर पर्वत से होता है। इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। कितना है? 134 किलोमीटर। इसी मनियारी नदी पर खुड़िया गांव का नाम क्या है? खुड़िया। इसी खुड़िया गांव में खुड़िया डैम है, खुड़िया जलाशय। खुड़िया जलाशय बनाया गया है। खुड़िया गांव पर खुड़िया जलाशय है, जिसको राजीव गांधी, क्या बोल रहा हूं, राजीव गांधी डैम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। सिंचाई योजना, सिंचाई परियोजना में शामिल है मनियारी नदी। अभी डिटेल करूंगा पूरा, एक एक पॉइंट को याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं। मुंगेली जिले का गठन 2012, बिलासपुर से मनियारी नदी को बेस बनाकर मुंगेली को अलग किए थे। पहली क्लास में बताया था, जब फर्स्ट क्लास में बिलासपुर का मैपिंग शुरू किया था, बिलासपुर डिवीजन का, तब मैं आपको बताया था कि मनियारी नदी को बेस बनाकर, याद रखना बेटा, बिलासपुर से अलग करके मुंगेली जिला गठन 2012। बिलासपुर में अरपा नदी, यहां बोल रहा हूं मनियारी नदी। मनियारी नदी बिलासपुर और मुंगेली की सीमा का निर्धारण करती है, जिसका उद्गम पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावा सागर पर्वत, यहां से इसका उद्गम है, ओरिजिन है। लोरमी तहसील, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावा सागर पर्वत से मनियारी नदी का उद्गम है। लंबाई पकड़ो कितना? 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 134 किलोमीटर लंबाई है। मनियारी को लाना है, गांव का नाम है खुड़िया। कौन सा गांव है? खुड़िया। खुड़िया पर राजीव गांधी सिंचाई परियोजना, राजीव गांधी सिंचाई परियोजना, राजीव गांधी सिंचाई परियोजना है ना, राजीव गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। ध्यान से देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है डियर, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में ऊपर सरगुजा, नीचे बस्तर, अब पूरा बीच का मैदानी अंचल है। ये मैदानी अंचल है जहां सर्वाधिक पॉपुलेशन है। ये पूरा आदिवासी बेल्ट, ये पूरा आदिवासी बेल्ट, बस्तर और सरगुजा पूरा आदिवासी बेल्ट। अब आप सोचिए 2014 में जब एनडीए का सरकार बनता है, गवर्नमेंट बनता है, मोदी गवर्नमेंट, माननीय मोदी जी की सरकार आती है 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट। इसके बाद 2014 में जब चुनाव जीत कर आते हैं मोदी, एनडीए सरकार बनती है, तो मोदी जो पहला काम करते हैं वो भारत में कृषि का विस्तार करना, भारत में कृषि को एक्सपांड करना। एग्रीकल्चर शुड बी एक्सपांड, एग्रीकल्चर एक्सपांड होना चाहिए। तो कृषि कैसे बढ़ेगा? जब सिंचाई बेहतर होगा। तो सिंचाई को बेहतर करने के लिए सिंचाई परियोजना को लागू किया गया। पूरे भारतवर्ष में इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना को लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, जिसके अंतर्गत 99 एरिया को, 99 डैम को, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पूरे भारत में 99, और इस 99 में हमारे छत्तीसगढ़ से 3 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया, जिसमें मैं आपको बताया था केलो नदी। तो केलो नदी में याद रखना केलो डैम, केलो डैम। दूसरा मैं बताया था आपको, याद रखना बेटा, खारंग नदी पर खुटा घाट। क्या बताया था? खुटा घाट, खारंग नदी पर खुटा घाट। और तीसरा मैं बता रहा हूं आप, तो आप याद रखना बेटा, खुड़िया डैम। ओके, केलो डैम, खुटा घाट डैम और खुड़िया डैम, ये तीनों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। इसका नाम बताया था पिछली क्लास में संजय गांधी, याद आ रहा है? संजय गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसका नाम बोल रहा हूं राजीव गांधी। क्या बोल रहा हूं? राजीव गांधी। ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पर केलो डैम। ठीक, आगे केलो डैम का अभी इतना याद रखो, केलो डैम, खुटा घाट डैम, ये आपका खुड़िया डैम। समझ पा रहे हैं क्या बात को? अगर मैं इसको बोलूं तो ये रायगढ़, ये आपका बिलासपुर, ये आपका मुंगेली। बोलो हाँ कि ना? तो इन लोग के साथ क्यों भेदभाव? मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है
कि जब प्रधानमंत्री कृषि को आपका एक्सपांड करना चाह रहे हैं और कृषि को एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो पूरे भारत में कृषि सिंचाई योजना को लागू कर रहे हैं, तो पूरे भारत में 99 स्पॉट को 99 डैम को टारगेट किया गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी टारगेट किया गया, तो छत्तीसगढ़ से केवल 3 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। तो जब कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया और हमारे केलो डैम पर ऑलरेडी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हमारे केलो डैम पर पहले से ही काम कर चुकी है, 920 करोड़ का लागत पहले लगा चुकी है। जब यहां 920 करोड़ पहले ही इन्वेस्ट किया जा चुका है केलो डैम पर, तो फिर से केलो डैम को कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने का क्या जरूरत? तो जो भी फंडिंग होगा इसके लिए होगा भाई, जो योजना में जो भी फंडिंग होगा इन्हीं के लिए होगा। तो खूटा घाट, खुड़िया और केलो डैम पर फंडिंग होगा तो बेचारे लोगों के साथ भेदभाव, जबकि यहां के एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। सरगुजा और बस्तर आज भी अछूत है, छूटा हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो इनके लिए नहीं आ रहा है, यही काम तुमको करना है अधिकारी बनकर। समझ में आ रहा बात? तो देखिए सरकार की योजनाओं को देखो, पहले ही मध्य प्रदेश से, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तो पहले ही रायपुर को नहरा पासी बना चुके हैं। पूरा रायपुर में मनमाने पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा है, तो वहां कृषि के लिए मनमाने पानी है। अभी बिलासपुर को टारगेट किया, खूटा घाट, अरपा नदी की सहायक नदी खारंग, और खारंग में बताया था खूटा घाट। तो खूटा घाट डैम जिसको संजय गांधी, ठीक है, सिंचाई परियोजना के नाम से अपन जानते हैं, इधर मैं बोल रहा हूं राजीव गांधी सिंचाई परियोजना, तो इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। पर हमको ये कम से कम ऑब्जर्वेशन हमारा होना चाहिए कि ये तीनों मैदानी अंचल से चुने गए, तो आदिवासी अंचल जो कि आपका पहाड़ी अंचल है वो अभी भी छूट गए। काम करने वाली बात क्या है? काम करने वाली बात क्या है कि हमको यह बताना है कि मनियारी नदी का उद्गम जो होता है लोरमी तहसील से, पेंड्रा लोरमी के पठार से, सिहावल सागर पर्वत से होता है। मनियारी नदी का उद्गम है, लंबाई 134 किलोमीटर है सर इसका, और इसी नदी पर गांव का नाम है खुड़िया। खुड़िया गांव में खुड़िया डैम बनाया गया है जो कि एक सिंचाई परियोजना है जिसको राजीव गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से अपन जानते हैं। मनियारी की सहायक नदी, मनियारी की सहायक नदी, मनियारी की सहायक नदी, ठीक, आगर और टेसवा, आगर और टेसवा, आगर और टेसवा। टेसवा एक्चुअल में नदी नहीं है, नाला है, इसको पूरा टेसवा नाला कहा जाता है, पर टेसवा नदी बोलो नाला बोलो बात एक ही है। अब जब आप टेसवा को पकड़ लिए हो, जब टेसवा को पकड़ लिए हो, तो टेसवा को पकड़ने के बाद इसी टेसवा नदी के तट पर एक शहर बसाएंगे। याद रखना बेटा, टेसवा नदी के तट पर एक शहर बसाएंगे, श्वेत गंगा। क्या बोल रहा हूं? श्वेत गंगा। श्वेत गंगा टेसवा नदी के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ टेसवा रिवर। श्वेत गंगा विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टेसवा रिवर। टेसवा नदी के तट पर श्वेत गंगा को बसाया गया। श्वेत गंगा, याद रखना, इसका प्राचीन नाम शीत गंगा, शीत गंगा या श्वेत गंगा। ओल्ड नेम ऑफ शीत गंगा इज श्वेत गंगा या शीत गंगा। टेसवा नदी के तट पर है। अब और समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यही बना दूं तो यह हमारा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में मैं बताया था हमारे कलचुरियों का शासन था, रतनपुर, याद आ रहा है? तो रतनपुर में कलचुरी बैठे थे डियर, रतनपुर के कलचुरी। अब इसी समय, कलचुरियों के समय, इधर से जो कि आपका छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, छोटा नागपुर झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, यहां से नागवंश की शाखा, एक शाखा फड़ी नागवंश, नागवंश की शाखा फड़ी नागवंश। अब ये क्या करेगी? माइग्रेट होगी, ये प्रवास करके क्या करेगी? रतनपुर के कलचुरियों से मदद मांगेगी, भैया हमको आप अपने शरण में ले लो। क्लियर? और मैं बताया हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ घुसने का एक ही रास्ता है, कवर्धा का क्या है? चिल्फी घाटी।
चिल्फी घाटी। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कहीं से अटैक हो सकता है तो कवर्धा के चिल्फी घाटी से हो सकता है। ये कलचुरी जान रहे थे, बाहर से कोई आए आकर अटैक करे तो इसी रास्ते से आएंगे, यही रास्ता से छत्तीसगढ़ घुसेंगे। इसलिए तो बोला चिल्फी घाटी को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। तो रतनपुर के कलचुरी क्या किए, याद रखना, छोटा नागपुर के फड़ी नागवंशियों को शरण दिए, ठीक, अपने अधीन रखे। और अपने अधीन रखे तो याद रखना बेटा, कवर्धा में इनको गढ़ दिए। जाओ बेटा कवर्धा में तुम बैठो एज ए गेट कीपर। अगर कोई आए तो पहले तुम लड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा फिर हम लड़ेंगे। इसीलिए कवर्धा में याद रखना फड़ी नागवंश के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। कवर्धा का फड़ी नागवंश हिस्ट्री में हमको पढ़ना है, जो किनके अधीन है, तो रतनपुर के कलचुरियों के अधीन है। बोलो समझ में आ रहा है? तो कवर्धा का फड़ी नागवंश। अब कवर्धा एक्चुअल में बिलासपुर और कवर्धा मर्ज है। तो जो कवर्धा का जो श्वेतगंगा वाला बेल्ट है, मतलब सॉरी मुंगेली का जो श्वेतगंगा वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, ये कवर्धा के क्षेत्र में आ रहा है। क्लियर? अगर मैं इस श्वेतगंगा को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, क्या कि मैपिंग में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो टेसवा को थोड़ा बढ़ा दूं, टेसवा नाला को थोड़ा बढ़ा के मैं तो बनाने के लिए आपको बता दिया, ऐसा ले आओ टेसवा नाला को और श्वेतगंगा को यहां बना दूं, तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होगा। भाई हमारा डायग्राम तो सुविधा के लिए बना रहे हैं। ये क्या है? श्वेतगंगा। ओके, श्वेतगंगा, और ये आपका सरगांव। तो श्वेतगंगा टेसवा नदी के तट पर है। टेसवा कैसे निकाला? पहले मनियारी को निकाला, मनियारी को निकाला, टेसवा निकाला। अब मैं टेसवा के सहारे आया तो मेरे को मिल गया श्वेतगंगा। मैं बोल रहा हूं आपको कि श्वेतगंगा, इसका प्राचीन नाम सिद्धगंगा, या इसी को श्वेतगंगा के नाम से अपन जानते थे। फिर मैं आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में 750 वर्षों का इतिहास रहा है कलचुरियों का। तो पूरे कलचुरी छत्तीसगढ़ को कंट्रोल कर रहे थे। इनके समय में छोटा नागपुर के पठार साइड में, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, इधर से नागवंश का एक ब्रांच फड़ी नागवंश, चाहे जो भी आपसी विवाद हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा इनके बीच में, अब इनको बाहर कर दिया होगा, या फिर इनको मन नहीं रहा होगा कि अपन जाते हैं कहीं और अपना घर बनाएंगे, तो भाई भागेंगे तो अगल बगल ही भागेंगे। तो इधर इनको दिख रहा है कि रतनपुर में बहुत बड़ा राजवंश, बहुत बड़ा शासन क्षेत्र कलचुरियों का है। तो तुम मान लो रायगढ़ छोड़कर जा रहे हो, रायगढ़ से कहीं बाहर जाओगे तो कोई बड़ा आदमी रहेगा, उससे शरण मांगो, भैया मेरे को थोड़ा ठिया ठिकाना दे रहूंगा बोल के। ऐसे ही कलचुरियों से मदद मांगे ना, कौन? फड़ी ना। तो इन लोग मदद किए और रखे तो इनको जगह दिए कवर्धा। इसीलिए इतिहास में हम लोग कवर्धा का फड़ी नागवंश पढ़ेंगे। अब कवर्धा के बेल्ट में श्वेतगंगा शामिल है। श्वेतगंगा को अभी उधर बिलासपुर में ले लिया, पर वो पहले किधर था? जमींदारी क्षेत्र में आ रहा था, पंडरिया जमींदारी क्षेत्र में। आगे पंडरिया मतलब कवर्धा, बताया हूं ना। तो कवर्धा में फड़ी नागवंशियों का शासन था। ओके डियर, इसीलिए याद रखना श्वेतगंगा ये फड़ी नागवंशियों के शासन क्षेत्र में शामिल था। यहां फड़ी नागवंशियों का शासन था। तो जो रतनपुर को मानेगा वो कवर्धा के फड़ी नागवंशियों को ही मानेगा, या फड़ी नागवंशी किसको मानेंगे? रतनपुर के कलचुरियों को। फड़ी नागवंशियों का वंश था। ओके, श्वेतगंगा का प्राचीन नाम सिद्धगंगा या श्वेतगंगा। यहां किसका शासन देखने को मिलता है? तो फड़ी नागवंशी। फड़ी नागवंशी कवर्धा में पंडरिया का जमींदार था ना, पंडरिया का जमींदार था, याद रखना बेटा। नाम था दलसाय सिंह। दलसाय सिंह ये था पंडरिया का जमींदार। कहां का बोल रहा हूं? पंडरिया का जमींदार था। पर काम करेगा श्वेतगंगा। ये पूरा कवर्धा का बेल्ट है ना,
किसका बैठा है? कवर्धा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्वेत गंगा में फड़ी नागवंशियों का शासन, और फड़ी नागवंश में पंडरिया का जमींदार हुआ दलसाय सिंह, जो श्वेत गंगा में राम जानकी का मंदिर बनवाएगा। राम जानकी का मंदिर, तो राम जानकी का मंदिर कहां है? श्वेत गंगा। अब वैसे तो राम जानकी का मंदिर पूरे भारत में है, पर श्वेत गंगा के राम जानकी का मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा? क्योंकि इस मंदिर की विशेषता में, इस मंदिर के मुख्य द्वार में जो गेट होता है, फ्रंट गेट, इसमें रावण की मूर्ति बनाई गई है, रावण की प्रतिमा स्थापित की गई है, रावण की प्रतिमा स्थापित की गई है ना। राम जानकी का मंदिर बनवाने वाला पंडरिया का था। पंडरिया का जमींदार कौन था? दलसाय सिंह। बनाया कहां है? श्वेत गंगा में। कौन सा मंदिर बनाया? राम जानकी। राम जानकी मंदिर की विशेषता क्या है? मुख्य द्वार में किसकी प्रतिमा? जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि देखो, राम भगवान के सामने किसी का अहंकार टिक नहीं पाता। चाहे जितना ज्ञानी रहो, चाहे जितना ब्राह्मण रहो, चाहे जितना अहंकारी रहो, एक समय ऐसा आएगा कि आपको भगवान के सामने में नतमस्तक होना पड़ेगा। रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, और ज्ञानवान के साथ अहंकारी हुआ। अपने अहंकार में माता सीता का हरण किया। परिणाम क्या है कि जा तू बेटा गेट कीपर के रूप में खड़े हो। जब भी कोई आता है द्वार पर, चप्पल जूता कहां उतारता है? गेट में। उसकी निगरानी करने के लिए किसको दिखाया गया है? रावण। इस बात को बता रहा है कि भगवान के सामने जाओ तो अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने ऐश्वर्य को, अपने जितने भी ज्ञान है सबको बाहर छोड़कर शून्य बनकर भगवान के सामने नतमस्तक होना। इस बात का प्रमाण कौन देता है? राम जानकी का मंदिर कहां का? श्वेत गंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्वेत गंगा कौन सी नदी के तट पर है? टेसवा नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? शीत गंगा या श्वेत गंगा। इसी श्वेत गंगा में पंडरिया के जमींदार कौन? दलसाय सिंह। 1751 में, कब बोल रहा हूं? 1751 में पंडरिया के जमींदार हुए दलसाय सिंह, जिसने याद रखना श्वेत गंगा में राम जानकी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? राम। इसके मुख्य द्वार में किसकी प्रतिमा है? रावण की प्रतिमा। क्लियर हो रहा है? श्वेत गंगा। टेसवा नदी क्लियर हुआ, श्वेत गंगा क्लियर हुआ। इसी श्वेत गंगा ये टेसवा नदी के तट पर है। क्लियर? इसके बाद पकड़ेंगे सरगांव। क्या बोल रहा हूं? सरगांव। सरगांव को याद रखना डियर। सरगांव में धूमनाथ का मंदिर है। धूमनाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। शिव मंदिर है बेटा। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि मंदिर का जो शिखर है वो ध्वस्त है बेटा, ध्वस्त है। मंदिर की दीवारों में मैथुन मुद्रा एवं आलिंगन करती हुई कलाकृतियां दिखाई गई हैं। मूर्तियां हैं, है ना? आलिंगन करती हुई मूर्तियां हैं, कलाकृतियां दिखते। मैथुन मुद्रा का प्रदर्शन, आलिंगन मुद्रा का प्रदर्शन। इसका शिखर कैसा है? ध्वस्त है, मतलब ऊपर का शिखर कैसा है? ढह गया है। धूमनाथ का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है सरगांव में। याद रखना मंदिर के प्रांगण में, बाहर में प्रांगण में नवग्रह का अंकन है, नवग्रह दिखाया गया है। प्रांगण में नवग्रह का अंकन है सरगांव। ओके, जिसको याद रखना केंद्र सरकार ने संरक्षित करके रखा है, इसीलिए सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। केंद्र संरक्षित स्मारक है ये, केंद्र संरक्षित स्मारक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? श्वेत गंगा निकाले, सरगांव निकाले, इधर शिवनाथ है। शिवनाथ नदी जाकर बीच में एक टापू का निर्माण करती है, जिसको मंदकू द्वीप कहा जाता है। मंदकू द्वीप। क्या बोला? मंदकू द्वीप। ध्यान से देखो बेटा हर एक पॉइंट को, याद होना चाहिए।
प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, ठीक है। मैं बोला शिवनाथ नदी के बारे में अपन आगे देखेंगे मोहला मानपुर में, पर आप थोड़ा लॉजिक लगाइए कि शिवनाथ नदी ऐसे आ रही है, ये शिवनाथ नदी है, और आकर ऐसे शिवनाथ नदी की दो धारा ऐसे बढ़ आ रही है। शिवनाथ नदी की दो धारा बढ़ रही है और किसी जगह पर जाकर फिर से मिल रही है, और फिर शिवनाथ कंटिन्यू हो रही है आगे मनियारी ताला गांव। तो जहां पर दो धारा में बढ़ रही है और इसके बीच में जो टापू निर्मित हो रहा है, टापू या आइलैंड बोलो, यही तो मंदकू द्वीप है बेटा, मनकू द्वीप है ये। तो पहला पॉइंट मनकू द्वीप में शिवनाथ नदी के टापू पर स्थित है ये। शिवनाथ नदी द्वारा निर्मित, ठीक है, जो द्वीप है, जो टापू है, यही मनकू द्वीप है। ओके, मनकू द्वीप याद रखना बेटा, मुंगेली जिला का फेमस पर्यटन स्पॉट है, क्योंकि प्राचीन समय से ही हिंदुओं का तीर्थ एवं अब वर्तमान में ईसाइयों का तीर्थ स्थान बन चुका है ये। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होती है, ईसाइयों का तीर्थ स्थल और हिंदुओं का तीर्थ स्थल का दर्जा का गौरव मनकू द्वीप के पास है। ओके, शिवनाथ नदी के द्वारा जब शिवनाथ नदी की दो धारा आपस में बढ़ती है और जो टापू का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? मनकू द्वीप। ये हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, ईसाइयों का तीर्थ स्थान है। ईसाइयों का तीर्थ स्थान है तो याद रखना, प्रति वर्ष फरवरी के महीने में, ठीक है, माघ पूर्णिमा से शुरू होगा, फरवरी के महीने में एवरी वर्ष, ठीक है, फरवरी के महीने में यहाँ मसीही का मेला लगेगा। मसीही का मेला लगेगा जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे। यहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो कहीं जाएं या मत जाएं, वो जाएंगे कहाँ? मनकू द्वीप। समझ में आ रहा है डियर? तो मनकू द्वीप याद रखना, जिसकी शुरुआत 1909 से हुई है। मसीही का जो मेला लगता है 1909 से कंटिन्यू लगते आ रहा है, हर साल प्रति वर्ष याद रखना मनकू द्वीप में मसीही का मेला लगेगा। ओके, मनकू द्वीप का नामकरण कैसे हुआ? एक्चुअल में प्राचीन काल में मांडुक के नामक ऋषि हुए। मांडुक नामक ऋषि ये जाकर यहाँ तपस्या करते थे, तो इन्हीं ऋषि के नाम पर मांडुक से आपका मंडुक, और मंडुक से क्या बन गया? मदकू। क्या बन गया? मदकू। ओके, हमारे छत्तीसगढ़िया लोग बोल पाएंगे नहीं तो क्या बोले हैं? मदकू। ओके, तो मदकू द्वीप का नामकरण मांडुक ऋषि के नाम से हुआ है। इसीलिए याद रखना, इसी मदकू द्वीप में मांडुक ऋषि का आश्रम है। क्या है डियर? मांडुक ऋषि का आश्रम। मांडुक ऋषि का आश्रम है मदकू द्वीप में। अब मैं बोला प्राचीन समय में हिंदुओं का तीर्थ स्थान था ना जी? तो हमारा ये पूरा मैं बताया कलचुरियों का क्षेत्र है, और कलचुरी भगवान शिव के उपासक, शैव धर्मावलंबी, शिव को मानने वाले। तो इसी मनकू द्वीप में किसी समय में यह बहुत सारा शिव का मंदिर होगा, शिव टेम्पल, लॉर्ड शिवा को समर्पित टेम्पल होगा। शिवनाथ नदी पर बाढ़ आया होगा तो ये सारा मंदिर डूब गया। इसी मनकू द्वीप से जब खुदाई हुआ तो खुदाई से एक साथ 19 मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए, और सभी के सभी भगवान शिव को समर्पित मंदिर। कलचुरी है मतलब शिव है। इस मंदिर में 18 मंदिर प्लस एक मंदिर, 18 मंदिर का मुख्य द्वार एक दिशा में, और इसी के विपरीत दिशा में एक मंदिर का द्वार खुलते हुए दिखाया गया है। 18 मंदिर है। 18 मंदिर में हर मंदिर का गेट अगर इधर सामने खुल रहा है तो एक मंदिर ऐसा है जिसका दरवाजा पीछे खुलते हुए दिखा है। मनकू द्वीप याद रखना, शिवनाथ नदी के द्वारा
शिवनाथ नदी की धारा जब दो दिशा में बटती है और बटने के बाद जो द्वीप का निर्माण होता है, जो टापू या जो आइलैंड बनता है, उसको मक्कू द्वीप कहा जाता है। प्राचीन समय में हिंदुओं का तीर्थ स्थान, वर्तमान में ईसाइयों का तीर्थ स्थान का गढ़ बन गया। ओके, ईसाइयों के द्वारा यहां प्रतिवर्ष मसीही का मेला, याद रखना, माघ पूर्णिमा से लगता है। हर साल फरवरी के माह में यहां मसीही का मेला देखने। 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1909 से इसकी शुरुआत। मसीही का मेला लगता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी, ईसाई धर्म का यह तीर्थ स्थान है। छत्तीसगढ़ में जो मक्कू द्वीप है, यहां पर पूरे भारतवर्ष से लोग घूमने आएंगे। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कहीं जाए या मत जाए, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मतलब कहां जाएंगे? मक्कू द्वीप। मक्कू द्वीप में हिंदुओं का तीर्थ स्थान रहा है। खुदाई से यहां 19 तो मंदिर के प्रमाण मिले हैं। 19 मंदिर में 18 मंदिर का द्वार एक साइड, उसके विपरीत एक मंदिर का द्वार खुलता है। यहां भगवान गणेश की चतुर्भुज नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, स्टैचू मिली हुई है, जो बबुल पेड़ के, बबुल वृक्ष के नीचे रखी गई है। सब क्वेश्चन है ना बेटा। भगवान गणेश की कैसी प्रतिमा? चतुर्भुज, 4 भुजा वाली, डांस करते हुए, नृत्य करते हुए प्रतिमा, जो सबसे सुंदर प्रतिमा माना गया मक्कू द्वीप में, बबुल वृक्ष के नीचे रखी गई है। इसी को याद रखना। यहां पर सिर कटा पुरुष, राजपुरुष की प्रतिमा है। यहां पर लिपि वगैरह भी है, संख लिपि पे बताऊंगा सब। अभी इतना मोटा मोटा इतना तो याद रखो। इसीलिए इन सब विशेषताओं के कारण मक्कू द्वीप को छत्तीसगढ़ में केदार तीर्थ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बोलेगा, छत्तीसगढ़ केदार तीर्थ किसे कहते हैं? मक्कू द्वीप। सरगांव में धूमनाथ का मंदिर है, जिसके मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा ध्वस्त है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर, जैसे पुरी का कोणार्क मंदिर है, जिसमें आलिंगन मुद्रा में, मैथुन मुद्रा में कलाकृति बनी हुई है, वैसी मंदिर में कलाकृतियां बनी हुई। बाहर में नवग्रह का अंकन है। केंद्र सरकार इसको बचा के रखना चाहता है, इसलिए केंद्र संरक्षित स्मारक में सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में शामिल। श्वेत गंगा का प्राचीन नाम शीत गंगा या श्वेत गंगा। टेसुआ नाला, टेसुआ नदी के तट पर यह स्थित है। धार्मिक स्थान है बेटा। यहां पर भगवान राम जानकी का मंदिर है, जिसको पंडरिया के जमींदार दलसाय सिंह के द्वारा 1751 में बनाया गया। 1751 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। 1751 में पंडरिया के जमींदार, पर काम कहां कर रहे हैं? श्वेत गंगा, दलसाय सिंह। राम जानकी का मंदिर बना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मंदिर के मुख्य द्वार में रावण की प्रतिमा है। भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण अंदर में तो है ही, पर बाहर में कौन है? राम। देख बेटा, देख, तू देख, इतिहास में ऐसा हुआ है, जो अहंकार किया है उसको गेट कीपर बनना पड़ता है। ठीक, पड़ी नागवासियों का शासन क्षेत्र रहा मक्कू द्वीप, सॉरी आपका श्वेत गंगा। क्लियर हुआ? याद रहेगा यहां तक कहानी? बोलो हाँ कि ना। मनियारी नदी पर खुरिया गांव में खुरिया जलाशय, जहां राजीव गांधी सिंचाई परियोजना। मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोनी का पठार, सिहावन सागर पर्वत। ठीक, मनियारी का उद्गम है, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवनाथ की सहायक नदी मनियारी, और मनियारी की सहायक नदी आगर और टेसुआ। टेसुआ नदी के तट पर कौन सा शहर? तो श्वेत गंगा। ये अचानक मान है बेटा, ध्यान से देखिए। 1972 में, 1972 में भारत की आजादी के बाद जब भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, तो बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, एक्ट बनाए गए। मानव हित के लिए अनेक प्रकार के अधिनियम, एक्ट आ रहे थे। तो लगा कि भाई जो ह्यूमन को जो प्रोटेक्शन मिला है,
ह्यूमन के साथ साथ वन में रहने वाले जो वन्य जीव हैं इनको भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए 1971 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भाई तुम्ही को हक है क्या? तुम्हारा ही मौलिक अधिकार है क्या? जानवर को मार रहे हो, खा रहे हो, काट रहे हो, शिकार खेलने जा रहे हो, सलमान खान हिरन को मार रहा है, काला हिरन। सुने हो कि नहीं कहानी? तो जानवर का अस्तित्व खतरा में था। राजा महाराजा का शौक रहता था, शिकार पे जाते थे, आज भी जाते हैं। अगर उसको प्रशासन देख ली मतलब वो अंदर है, क्योंकि इस अधिनियम का क्या है? उल्लंघन है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। इसी के अंतर्गत पूरे भारत में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड सेंचुरी बनाया जा रहा था। सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य बोल रहा हूं। अभ्यारण्य क्या है समझ में आया? अभ्यारण्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि छोटा एरिया होता है जहां जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है। तो 1975 में बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन है। 1975 में 72 में अधिनियम आया और इसी अधिनियम के तहत 1975 में अचानक मार्ग, जो हमारा आज छत्तीसगढ़ में है, अचानक मार्ग को अभ्यारण्य बनाया गया 1975। क्लियर? 2005 में अचानक मार्ग को अमरकंटक के साथ मर्ज कर दिया गया और इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया 2005, जो कि पूरे विश्व में, पूरे भारत का 14वें नंबर का आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में टोटल कितना है? 18 में से 14वें नंबर का कौन सा है? अचानक मार्ग के साथ कौन सा है? अमरकंटक। 5 अगस्त 2009 को 5 अगस्त 2006 को, याद रखना, इसी पर अचानक मार्ग अभ्यारण्य पर, चूंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ अचानक मार्ग अमरकंटक, तो मध्य प्रदेश में मनमानी टाइगर है, इसीलिए टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया 5 अगस्त 2006 को। इस 5 को उठा के यहां डालो। 5 अगस्त 2006 को प्रोजेक्ट टाइगर अचानक मार्ग अमरकंटक में, जबकि 20 फरवरी 2009 को याद रखना अचानक मार्ग को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 4 पॉइंट याद हुआ क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य, 2005 में अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक, देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व। 5 अगस्त 2006 को प्रोजेक्ट टाइगर, 20 फरवरी 2009 को टाइगर रिजर्व क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का, याद रखना बेटा, 3rd नंबर का ये सेंचुरी है, तीसरा बड़ा अभ्यारण्य है। पहला 608 वर्ग किलोमीटर, याद रखना बेटा, तमोर, पिंगला, सूरजपुर, सब याद कराऊंगा बे, याद करते जाओ ना, पूरा अभी डायग्राम में याद करेंगे। दूसरा है 559 वर्ग किलोमीटर, सीता नदी, और तीसरा है 552 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा कौन सा है? अचानक मार्ग। समझ में आ रहा है? तीनों को याद रखना है। इसी अचानक मार्ग अमरकंटक, देखो ना, एक तो मैं बताया अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया ना जी, इसका 552 एरिया, दूसरा 914 वर्ग किलोमीटर, ये टाइगर रिजर्व का एरिया है
टोटल 914 वर्ग किलोमीटर में क्या है, टाइगर रिजर्व। 3835.51 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, अचानक मार प्लस अमरकंटक दोनों का है, जिसमें हमारा है 26.10.53 सॉरी हाँ 26.51 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये हमारा है, तो हमारा भागीदारी ज्यादा है, अचानक मार्ग ज्यादा है ना, इसीलिए पहले क्या लिखाता है, अचानक, बाद में क्या लिखाता है, अमरकंटक। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, सब याद हो जाएगा। पहले तो समझो 1972 में ऐसा लगा कि वन्य जीव के लिए कानून बनना चाहिए, एक्ट आना चाहिए। पॉलिटी पढ़ेंगे देखेंगे एक्ट क्या होता है जो सबके लिए बाध्यकारी हो जाएगा, नियम क्या है जो सबके लिए बाध्यकारी, नियम अधिनियम क्या होता है जो सबके लिए बाध्यकारी। जैसे जीएसटी टैक्स आया, सब पटाते हैं, कोई तो ऐसे नहीं बोलता मैं नहीं पटाऊंगा। कोई भी अधिनियम आया मतलब उसका उल्लंघन करने पर आप पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। तो आजादी से पहले रियासत चलता था, सीधा बैठो सीधा, मैं जान रहा हूं थक गए हो तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा ना ग्लूकोज वगैरह खरीदो, पानी में भर के लाया करो, पिया करो, है ना। सुनो थोड़ा सा, बस 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये कुछ है ही नहीं मुंगेली में, गिन के 4-5 टॉपिक है, अभी रट देंगे पूरा। तो आजादी के बाद, आजादी से पहले जब भारत में रजवाड़ा शासन चलता था, राजा महाराजाओं का शासन, जिसको रियासत कहते थे, तो रियासत में क्या होता था कि राजा का शौक रहता, नवाबों का शौक, शिकार करने जाते थे, शिकार खेलने जाते, जानवरों का अस्तित्व खतरे में था। भाई तुम जानवरों को मार दोगे तो जो पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है, जो सर्कल चल रहा है, वो तो चेंज होगा ना। तो इसीलिए जानवरों का संरक्षण जरूरी था। जब भी जानवरों को संरक्षित करने की बात आएगी तो उनका जो घर बनेगा, जिसको हम लोग संरक्षण क्षेत्र बोलेंगे, कंजर्वेशन या रिजर्वेशन या फिर आपका प्रोटेक्शन एरिया, उसमें 3 चीजों को अभी याद कर लो। एक तो बार बार सुनोगे अभ्यारण्य, दूसरा सुनोगे नेशनल पार्क, तीसरा पढ़ोगे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। जब छोटा एरिया होगा और किसी स्पेसिफिक जानवर को, एक या 1-2 जानवर को संरक्षित करके रखा जाएगा, जैसे मैं बताया था गोमड्डा, इसी में बिलासपुर में, तो गोमड्डा में कुत्ता को, सोन कुत्ता को संरक्षित करके रखा है, तो गोमड्डा एक अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, गोमड्डा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य वो क्षेत्र होता है जो जानवरों को संरक्षित करके रखता है, और जानवरों को यहाँ छोटे स्तर पर संरक्षित करके, तो कुछ स्पेसिफिक जानवर होंगे। ओके, पर जब केवल टाइगर को रिजर्व करने की बात आएगा तो याद रखना टाइगर रिजर्व एरिया, वो खाली टाइगर के लिए रिजर्व है। जब जानवरों को संरक्षित करके रखा गया, वहां की वनस्पति, वहां की मिट्टी को संरक्षित करके रखा गया और मानव के लिए खोल दिया गया, जाओ तुम घूमो देखो, तो वो राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य में भी जा सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान में भी जा सकते हो, मानव का हस्तक्षेप है। पर बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जानवरों को संरक्षित करते हैं, वहां की मिट्टी, वहां की वनस्पति, वहां के जल, वहां के वायुमंडल, सबको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, वहां रहने वाले इवन आदिवासियों को भी, ट्राइब्स को भी। एक बड़ा एरिया होता है, पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। 18 में 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है, और हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, अचानक मार के साथ क्या है, अमरकंटक। तो अचानक मार 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया तो पूरे भारत में अभ्यारण्य बनाए गए। तो उस समय हम लोग मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, तो हमारे अचानक मार को, जो हमारे मुंगेली, हमारे बिलासपुर, हमारे गोरैया, पिंडा, मरवाही, 3 जिले में जिसका विस्तार है, और आपका कुछ क्षेत्र को सा तो आपका मध्य प्रदेश, इनको मिलाकर एक
अभ्यारण्य 1975 में बनाया गया अचानक मार अभ्यारण्य। ओके, 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया। 1975 के बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ बना 2005 अचानक मार अमरकंटक दोनों को मर्ज करके इंटीग्रेटेड फॉर्म में अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पूरे देश का 14वें नंबर का। ओके, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 14वें नंबर का। अब लगा कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, तो टाइगर स्टेट है तो टाइगर होगा, इसलिए टाइगर रिजर्व। याद रखो 5 अगस्त 2006 को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। 20 फरवरी 2009 को याद रखना बेटा, अचानक मार अमरकंटक में 914 वर्ग किलोमीटर को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया। अब इसका डेटा याद करो, सेंचुरी का याद रखो 552, अभ्यारण्य का एरिया कितना है 5। छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला कौन सा है, तमोर पिंगला, सूरजपुर। तमोर पिंगला मतलब सूरज, 608 वर्ग किलोमीटर। फिर सीता नदी, धमतरी 559, 552 ये है। 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है, 3 अभी याद हो गया भाई, तुरंत याद करना है ना। 608, 559, 552, 608, 559, 552। ओके, अब इसका डेटा याद करो, 552 वर्ग किलोमीटर सेंचुरी, 914 वर्ग किलोमीटर कितना है तो आपका टाइगर रिजर्व 3835.51, 3835.51 वर्ग किलोमीटर, 3835.5 ये पूरे बायोस्फीयर रिजर्व का है। जबकि 2610.53 ये किसका है बेटा, हमारे केवल हमारे छत्तीसगढ़ में भागीदारी। ओके, इसी अचानक मार्ग में जानवर मिलेंगे। एक तो मिलेगा टाइगर, क्या मिलेगा, टाइगर। टाइगर तो मिलेगा डियर, टाइगर के साथ साथ यहां मिलेगा कस्तूरी मृग। पूरे भारत में है ना, ये विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि इसकी तस्करी भयंकर है। कस्तूरी मृग मतलब समझ रहे हो, हिरण, देखो हिरण जैसा, इसके नाभि में एक प्रकार का कस्तूरी पाया जाता है, भयंकर खुशबू आता है। हिरण जो ये कस्तूरी मृग जो है ना, वो खुद परेशान रहता है कि खुशबू कहां से आ रहा है, तो उसको खोजने की तलाश में भटकते रहता है, इधर उधर ही उचकते रहता है। देखना, कस्तूरी मृग दुर्लभ प्रजाति का वन्य जीव, ये पूरे इंडिया में कहां मिलेगा तो याद रखना बेटा, खाली हमारे अचानक मार्ग में है ना। अचानक मार्ग में क्या पाया जाता है, कस्तूरी मृग। यहीं पर जटाशंकर वृक्ष होगा, जटाशंकर वृक्ष, जटाशंकर वृक्ष पाया जाता है ना, वृक्ष है जिसमें जटाएं बनी होंगी, नाम पड़ेगा जटाशंकर वृक्ष। समझ में आया डियर। घूमने के स्थान पर याद रखना बेटा, देखो 2 तालाब पकड़ लो, एक तो यहाँ पंडवानी तालाब, पांडव द्वारा निर्मित तालाब है ये पंडवानी तालाब। एक सिहावल तालाब, सिहावल तालाब, पंडवानी तालाब, सिहावल तालाब। पर्यटन में याद रखना बेटा, यहाँ है कुंभी पानी, क्या है, कुंभी पानी। यहाँ कुंभी पानी है, रक्षासार है, क्या है, रक्षासार। रक्षासार है, डांडी डोंगरी है, क्या है, डांडी डोंगरी। डांडी डोंगरी है, टंगली पठार है, क्या है, टंगली पठार। ये सब घूमने लायक जगह है बेटा यहाँ। ओके, डांडी डोंगरी, टंगली पठार, कुंभी पानी, रक्षासार, ये घूमने लायक जगह है। 2 तालाब, पंडवानी तालाब, सिहावल तालाब। यहाँ वृक्ष में क्या मिलेगा, जटाशंकर वृक्ष मिलेगा, कस्तूरी मृग मिलेगा, कस्तूरी मृग, टाइगर मिलेगा बेटा। मध्य प्रदेश से लगा है इसलिए टाइगर स्टेट। ओके, ये है आपका अचानक मारा अमरकंटक। देखो क्लियर डियर। खमरिया याद रखना, क्या बोला, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके ठीक, खमरिया तहसील है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। ये पथरिया भी औद्योगिक क्षेत्र, नया औद्योगिक क्षेत्र पथरिया और खमरिया याद रखना। यहाँ पर परसिया है, क्या बोल रहा हूँ, परसिया। परसिया ये नया इंडस्ट्रियल एरिया है, नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र। ओके,
ये तहसील है, तहसील है, ये तहसील है, ये तहसील है मुंगेली। ओके डियर। सेमरसाल में याद रखना पाली अभिलेख मिला है, पाली अभिलेख, जिसको संरक्षित स्मारक के रूप में रखा गया है। पाली अभिलेख, देखो पाली अभिलेख पाली से नहीं मिला है, इसलिए फंसते हैं बच्चे। सेमरसाल का पाली अभिलेख याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट मुंगेली। ठीक, एक तो बचा है गोरेला पेंड्रा मरवाही। 5 मिनट मन को शांत करो, बस 5 मिनट बैठो, ठीक है, पानी वानी पीकर पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, खत्म हो जाएगा। ओके ठीक, फिर लिख लेंगे बेटा, कहीं कुछ भी छूट रहा होगा तो सब खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, देख तो ध्यान से सुनते जाना। जाओगे बोलो, 5 मिनट बैठो सर, लेट हो रहा है, जाओ। वीडियो को देखना बार बार ना, ठीक है। 5 मिनट बस, ज़्यादा एक्सेस थोड़ी हो रहा है। होता है, मेरे को पता है, होता है, आप लोग नहीं सकते हैं पढ़ने इतना, ठीक है, पर क्या करो, एक बार खाली गुजरो तो। जैसे टॉकीज जाते हो ना मूवी देखने, तो कभी कभी मूवी समझ में नहीं आती, फिर भी पैसा पटा डाले तो बैठे रहना पड़ता है, होता है ना। एक बार देखो, बस कहने का मतलब एक बार देखो, एक बार गुजरोगे ना, फिर उसका दोबारा लेयर जब पढ़ोगे ना, तब चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए मुंगेली पर काम करना है ना, दिमाग को दौड़ाओ ना, इमेजिनेशन करना है, पिक्टोग्राफ में पढ़ना है, पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, पूरा मुंगेली याद हो जाएगा। मुंगेली के जस्ट ऊपर में गोरेला पेंड्रा मरवाही है, दिख रहा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बगल में वो पूरा जंगल एरिया है, अमरकंटक है, देखो दिख रहा है ना। तो मैं बताया था बिलासपुर से जंगल एरिया को अलग करके गोरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बगल में पूरा मध्य प्रदेश, वहां से पूरा मैकल का सीरीज शुरू हो रहा है, मैकल पर्वत श्रेणी, नीचे में कबीरधाम कवर्धा है, कबीरधाम कवर्धा, उसके जस्ट नीचे में बेमेतरा, बाउंड्री कनेक्ट होगा बेमेतरा का, बगल में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के जस्ट ऊपर में बिलासपुर, पूरा ऐसे बीच में मुंगेली घिरा हुआ है। अब सबसे पहले मुंगेली निकाल रहे हो तो सबसे पहले निकालो लोरमी तहसील को। लोरमी तहसील में याद रखना पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर पर्वत, नदी निकालेंगे मनियारी, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई। मनियारी को लेकर जाओगे गांव खुड़िया, खुड़िया में एक डैम बनाएंगे, ठीक, खुड़िया सिंचाई परियोजना, खुड़िया डैम, इसी को राजीव गांधी सिंचाई परियोजना। एक्चुअल में इसका निर्माण कार्य 1927 में शुरू हुआ था, 1927 1927 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 3 प्राकृतिक पहाड़ है, 3 पहाड़ है, 3, 1 2 3। इस प्राकृतिक पहाड़ को जोड़कर, पहाड़ों को जोड़कर इस डैम को बनाया गया। 3 साल लग गया, 1930 में स्टार्ट हुआ। राजीव गांधी, कांग्रेस गवर्नमेंट था, इसीलिए याद रखना बेटा, राजीव गांधी, कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब समझ लो, आजादी के बाद कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, इसीलिए नाम पड़ेगा क्या, राजीव गांधी। बना 1930 में है, अंग्रेजों के समय में, 1930, 27 से प्रारंभ हुआ, 1930 में बना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल, देश के 99 कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल। मनियारी बिलासपुर और मुंगेली को अलग करती है, उसकी सीमा का निर्धारण करती है। मनियारी के सहायक में आगर और टेसवा। मनियारी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जबकि मनियारी की सहायक नदी आगर और टेसवा। अब मनियारी नदी से टेसवा नदी, टेसवा नदी को निकालोगे, इसके तट पर एक स्पॉट मिलेगा श्वेत गंगा। श्वेत गंगा का प्राचीन नाम सिद्ध गंगा या श्वेत गंगा,
केशवा नाला के तट पर है। फणी नागवंशियों के शासन क्षेत्र में शामिल था। पंडरिया के जमींदार हुए दलसाई। 1751 में यहाँ राम जानकी का मंदिर। राम जानकी मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ द्वारपाल के रूप में किसको दिखाया गया है? रावण। ओके, टेसवा नदी से भागे उधर तो पड़ा है सरगांव। क्या पड़ा है? सरगांव। 130 पर स्थित शहर। सरगांव में याद रखना धूमनाथ का मंदिर है। धूमनाथ का मंदिर। मंदिर की विशेषता क्या है कि मंदिर का जो शिखर है, ऊपर में जो शिखर जहां झंडा लगाते हैं वो ध्वस्त हो गया, तो मंदिर का शिखर ध्वस्त है। ये क्वेश्चन आएगा। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर याद आलिंगन तथा याद मैथुन मुद्रा में कलाकृतियां बनी हुई है। मंदिर के बाहर प्रांगण में नवग्रह का अंकन है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल। ओके, गुड। जैसे आगे बढ़ोगे शिवनाथ नदी जा रही है। शिवनाथ नदी की दो धारा बटेगी, बीच में टापू बनेगा। टापू बनेगा तो उसको द्वीप, आइलैंड, मनकू द्वीप। क्या बोला? मनकू द्वीप। प्राचीन समय में यहाँ पर मांडुक के नामक ऋषि तपस्या करते थे, उनका क्षेत्र था ये, इसलिए मांडुक ऋषि के नाम पर इस स्पॉट का नाम मनकू द्वीप पड़ा है। यहाँ मांडुक ऋषि का आश्रम है। पर प्राचीन समय में हिंदुओं का यह तीर्थ स्थान था, हिंदुओं का, क्योंकि कलचुरी काल था, यहाँ कलचुरी शासन देखने को मिलता था। तो कलचुरियों के द्वारा यहाँ पर मंदिर 10वीं 11वीं शताब्दी में मंदिर बनवाया गया, 10th 11th सेंचुरी में। तो जब मनकू द्वीप में खुदाई किया गया, खुदाई से 18 + 1 19 मंदिरों के साक्ष्य मिले। ये सभी के सभी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। शिव को समर्पित मंदिर 18 मंदिर का द्वार एक साइड, उसके विपरीत दिशा में एक मंदिर का द्वार खुलता है। ओके, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, केदार तीर्थ के नाम से जानते हैं। पर वर्तमान में यहाँ ईसाइयों का कब्जा है। नौका विहार, नाव चलती है, ईसाई का कब्जा है, ईसाइयों का तीर्थ स्थान है। तो दो धर्म है, हिंदू तथा क्रिश्चियन, ईसाई, इसीलिए धर्म निरपेक्षता को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र। दोनों पंथ के लोग हैं। क्लियर? ईसाइयों का तीर्थ स्थान है। 1909 से 1909 यहां पर फरवरी के माह में मसीही का मेला लगता है। प्रतिवर्ष फरवरी के माह में मसीह का मेला। अब यहाँ पर खुदाई से और भी मिला। तो कलचुरी काल में 10वीं 11वीं शताब्दी भगवान गणेश की चतुर्भुजी डांसिंग स्टाइल प्रतिमा मिली है, बबुल वृक्ष के नीचे रखी गई है। वहीं पर याद रखना बेटा, सिर कटा हुआ पुरुष, सिर विहीन पुरुष, ओके, सिर विहीन पुरुष की, राज पुरुष की प्रतिमा मिली है। यह भी आपका कलचुरी काल का बताया जाता है। मनकू द्वीप हो गया, राज पुरुष। ओके, मनकू द्वीप। मनकू द्वीप से भागे, सीधा ऊपर देख रहे हो पूरा जंगल, फॉरेस्ट एरिया। अचानक मार जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया 1972 में, तब पूरे देश में अभ्यारण्य खोले गए। तब 1975 में याद रखना अचानक मार अभ्यारण्य का निर्माण स्थापना किया गया। 2005 में अचानक मार को मर्ज कर दिया गया अमरकंटक के साथ। अचानक मार अमरकंटक ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। ओके, 2005 में, 2005 के बाद 2006, 5 अगस्त 2006 प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जबकि 20 फरवरी 2009 को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर। 552 वर्ग किलोमीटर सेंचुरी की एरिया है, क्षेत्रफल है, जबकि 1914 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा 3835.51 पूरा अचानक मार अमरकंटक का क्या है बेटा? एरिया, जिसमें 26.53 वर्ग किलोमीटर ये हमारे छत्तीसगढ़। इसीलिए छत्तीसगढ़ को पहले अचानक, बाद में क्या लिखते हैं बेटा? अमरकंटक, अचानक मार। अब यहाँ पर घूमने लायक जगह देखोगे तो यहाँ पर रक्षासार है, कुंभी पानी है, टंगली पठार है, डांगी डोगरी है, पांडवानी तालाब है, सिहावल तालाब है। ओके, यहाँ जटाशंकर वृक्ष पाया जाएगा, दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष पूरे भारत में एकमात्र अमरकंटक में। और कस्तूरी मृग कहाँ मिलेगा? तो अमरकंटक। बाकी टाइगर तो मिलेगा। हो गया, ठीक। खमरिया तहसील है, पथरिया इंडस्ट्रियल एरिया, खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया, परसिया नया इंडस्ट्रियल एरिया। सेमर साल से पाली अभिलेख मिला है। ये पाली अभिलेख इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार इसको संरक्षित करके रखा है, सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। ओके, तहसील है, खत्म हो गया, जाइए छुट्टी। थैंक यू। बेचारे परेशान हो जा रही है, कब छुट्टी होगा बस।